Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to study that is the last topic of molecular basis of inheritance. इसके बाद molecular basis of inheritance खत्म हो चुका है. That is your human genome project and your DNA fingerprinting. So just open your NCERT because I am going to read or underline this chapter directly from the NCERT. चलिए फटाफट से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. That is your human genome project. In the preceding section, you have learned that it is the sequence of bases in our DNA that determines the genetic information of an organism. अभी तक आप ये पढ़ के आए हो कि जो DNA होता है वही ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है, दैट इज अ DNA. इन द अनदर वर्ड्स, अगर हम दूसरी भाषा में बोले, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल लाइज इन द DNA सीक्वेंसेस. तो हम कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मेकअप है या किसी भी इंडिविजुअल का जो जेनेटिक मेकअप है वो उसके डीएनए सीक्वेंस में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट, अगर हम बात करें, दो इंडिविजुअल अगर आपस में एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, जैसे कि मैं और आप, देन देयर डीएनए सीक्वेंस शुड आल्सो बी डिफरेंट. तो उसका डीएनए सीक्वेंस जो है वो भी अलग होगा, एटलीस्ट एट सम प्लेसेस, कुछ जगह पे. These assumptions lead to the quest of finding out the complete DNA sequence of human genome. इसी वजह से ये complete DNA sequence जो human genome की है उसे find करने की assumption हुई, इच्छा हुई. Within the establishment of the genetic engineering techniques, where it was possible to isolate any clone piece of DNA, and the availability of a simple and fast technique for determining the DNA sequences. इसीलिए हम क्या करते हैं, कोई भी पीस ऑफ डीएनए को आइसोलेट करते हैं, उसकी कॉपी बनाते हैं और जितना भी हो सकता है सिंपल और फास्ट टेक्निक यूज करते हैं ताकि हम डीएनए सीक्वेंस को जो है पता कर सके. मेक श्योर मैं वही अंडरलाइन करूंगी जो इंपॉर्टेंट होगा, तो आप भी वही अंडरलाइन करना. बाकी आई एम गोइंग टू रीड वन बाय वन वर्ड. नेक्स्ट, अगर हम बात करें, अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट of sequencing a human genome was launched in the year of 1920. So this is a important कि human genome जो है वो कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था, 1990 में हुआ था. नेक्स्ट, अगर हम बात करें, what are the goals of HGP. गोल्स की अगर हम बात करें तो there are the some important goals of HGP as follows. Identify all approximately 20,000 to 25,000 gene present in a human DNA. मतलब सारे के सारे जितने भी 20,000 से 25,000 जो भी जीन ह्यूमन डीएनए में प्रेजेंट थे उन सबको आइडेंटिफाई करना है, ये एचजीपी का गोल था. दूसरा गोल क्या था, हमें सीक्वेंसेस पता करनी थी वो 300 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स की जिनकी वजह से ह्यूमन डीएनए बन रहा था. ठीक है, वो जो बेस पेयर है 3 बिलियन के अराउंड, 3 × 10⁻⁹ के अराउंड, वो उनका क्या सीक्वेंस है हर एक का पता करना था. नेक्स्ट, सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना था इन अ डाटाबेस. सारे टूल्स जो भी हैं उन सबको इम्प्रूव करना था ताकि अच्छे से डाटा एनालिसिस हो सके. और जितना भी ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू द अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्रीज. इसके बाद एड्रेस द एथिकल एंड लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट में अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट. और जितने भी एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज जो भी अराइज हो रहे थे ड्यू टू दिस प्रोजेक्ट, उन सबको एड्रेस करना था. सो दिस वाज द गोल ऑफ एचजीपी. नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था दैट वाज अ वेरी बिग मेगा प्रोजेक्ट. यू कैन इमेजिन द मैग्नीट्यूड एंड द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोजेक्ट इफ वी सिंप्लीफाई डिफाइन द एम्स ऑफ द प्रोजेक्ट. अगर हम जिस हिसाब से एम बता रहे हैं कि हमें बिलियन ऑफ सीक्वेंसेस देखने हैं, 20 से 25,000 जो जीन प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में देखना है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है. नेक्स्ट, अगर ह्यूमन जीनोम की बात करें तो टोटल 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर प्रेजेंट्स होते हैं. इफ द कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग रिक्वायर्ड $3 पर बिलियन. अगर एक की रिक्वायरमेंट 3 पर बिलियन है, द एस्टिमेटेड कॉस्ट इन द बिगनिंग, शुरुआत में 3 थी एक बेस पेयर के लिए, $3 थी एक बेस पेयर के लिए. और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वुड बी $9 बिलियन. और बाद में कितनी हो गई थी डॉलर्स में, दैट इज 9 बिलियन. ठीक है, 9 बिलियन हो गई थी, जो कि होंगे आपके टोटल कितने करोड़, 900 करोड़. ठीक है, इतने रुपए. नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं
Further, if the obtained sequence were to be stored in the typed form in a book, if each page of the book contain 1000 letter, तो ईच बुक के पास 1000 पेज होने चाहिए और इस तरीके से 33,000 किताबें होनी चाहिए जिसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन डीएनए की प्रेजेंट हो. ठीक है. सो द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड ऑल्सो नेसेसिटेट टू द यूज ऑफ द स्पीड ऑफ कॉम्पिटेशनल डिवाइसेस फॉर द डाटा स्टोरेज. तो इसी वजह से, इतने बड़े डाटा की वजह से, कि मतलब अगर एक किताब के अंदर 1000 लेटर लिखने हैं तो 1000 लेटर के अंदर एक किताब के अंदर 1000 पेज होने चाहिए. और अगर 1000 पेज है तो ऐसी कितनी किताबें होनी चाहिए? 33,000 किताब होनी चाहिए. अब इतने बड़े डेटा के लिए इस वजह से हमने हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस को जनरेट किया था जहाँ पे हम डाटा को स्टोर कर सके, रिट्राइव कर सके जब भी हमें ज़रूरत हो सके और एनालाइज कर सके. HGP was closely associated with the rapid development of new area in biology. HGP की वजह से हमें नए बायोलॉजी के नए एरिया में डेवलपमेंट देखने को मिली थी. दैट इज अ हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस, जिसे हम क्या कहते हैं? बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, अगर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, दैट वाज अ 13-year प्रोजेक्ट. 13 साल तक ये प्रोजेक्ट चला था. दैट वाज कोऑर्डिनेटेड बाय अ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ HGP. HGP के नए नए साल के दौरान, मतलब जब नया नया काम था उस टाइम पे, जो वेलकम ट्रस्ट है यूके की बिकेम अ मेजर पार्टनर. एडिशनल कंट्रीब्यूटर्स कम फ्रॉम द जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड अदर्स. जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैं हाईलाइट नहीं कर रही हूँ. ये जो प्रोजेक्ट है, द प्रोजेक्ट है, ये कब कंप्लीट हो गया था? दैट वाज कंप्लीटेड इन 2003. Knowledge about the effect of DNA variation among with the individual can lead to the revolutionary new ways to diagnose and treat, someday prevent the thousands of disorder that affect the human body. ठीक है. इस तरीके से मतलब एक पूरी तरीके से उन्होंने जानकारी दी कि जैसे जैसे हम डीएनए के वेरिएशन, उसके इफेक्ट के बारे में जानते रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम नए नए रेवोल्यूशनरी नए नए मेथड्स निकाल सकते हैं और थाउजेंड्स ऑफ डिजीज को या थाउजेंड्स ऑफ डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकते हैं जो भी ह्यूमन बीइंग्स में हो रहे हैं. बिसाइड प्रोवाइडिंग द क्लूज अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बायोलॉजी, लर्निंग अबाउट द नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म डीएनए सीक्वेंस. मतलब साथ के साथ जहां हम ह्यूमन बायोलॉजी की बात कर रहे थे, उसी के साथ साथ हमने नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के बारे में भी स्टडी करी थी, जिसमें हमने डीएनए सीक्वेंस कैन लीड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल कैपेबिलिटीज that can be applied towards the solving in a healthcare, agriculture, energy production, environmental remediation. बहुत सारे नॉन ह्यूमन मॉडल थे जैसे कि बैक्टीरिया, ईस्ट का साइंटिफिक नेम दैट इज योर सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी. इसके बाद ये है दैट इज अ कैनेरोहाइबिडिस एलिगेंस, जो कि एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड है, मतलब एस्केलमेंथिसिस में आता है. नेक्स्ट ये जो नेमेटोड है ये फ्री लिविंग है और कोई भी पैथोजेनिक नहीं है, मतलब किसी को भी डिजीज कॉज नहीं करेगा. इसके बाद ड्रोसोफिला मेलिंगोगेस्टर जो कि फ्रूट फ्लाई है, और ये जो ड्रोसोफिला मेलिंगोगेस्टर है. नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लांट्स में, हमने किसके बारे में स्टडी की थी? राइस के बारे में एंड एर्बिडोस्पर्सिस के बारे में. दैट हैव बीन आल्सो सीक्वेंस, मतलब इनके डीएनए सीक्वेंस के बारे में भी हमने देखा था. एंड दे ऑल आर नॉन ह्यूमन मॉडल्स. ठीक है. कौन कौन से नॉन ह्यूमन मॉडल्स हैं अगर देखना है तो बैक्टीरिया, ईस्ट, सिनेरोहाइबिडिस एलिगेंस, नेक्स्ट ड्रोसोफिला, प्लांट्स में राइस, एरिबोडोप्सिस. टोटल 6 हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें मेथडोलॉजीज की, ठीक है. नेक्स्ट सी व्हाट आर द मेथडोलॉजीज. ठीक है. नेक्स्ट द मेथड इन्वॉल्व्स 2 मेजर अप्रोचेस. 2 मेजर बड़ी बड़ी अप्रोचेस हैं. वन अप्रोच फोकस. पहली तो ये है कि हमें सारे के सारे जीन्स को बताना है, आइडेंटिफाई करना है और उन सारे जीन को एक्सप्रेस होना चाहिए अपने आप को इन आरएनए में, और ऐसे को क्या कहते हैं? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, EST. मतलब सारी जीन्स को आइडेंटिफाई करना और वो सारी की सारी जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करें इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, उन्हें हम एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स कहते हैं. द अदर टुक द ब्लाइंड अप्रोच ऑफ सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम दैट कंटेन ऑल कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस. और अगला टारगेट था कि हमें सारे सेट ऑफ, जो होल सेट था जीनोम का, उसको सबको सीक्वेंस करना था जिसके अंदर कोडिंग सीक्वेंस भी हो और नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी हो.
लेटर असाइनिंग अ डिफरेंट रीजन इन द सीक्वेंस विद द फंक्शन, जिसे हम कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन क्या होगा, जिसके अंदर कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस सारी आए एट डिफरेंट रीजन इन द सीक्वेंस विद द फंक्शन एज वेल। फॉर सीक्वेंसिंग, जब हम ये सीक्वेंसिंग कर रहे थे, द टोटल डीएनए फ्रॉम द सेल इज आइसोलेटेड कन्वर्टेड इनटू अ रैंडम फ्रेगमेंट्स। उसके बाद हम क्या करते थे, जब हम सीक्वेंसिंग कर रहे थे सारे डीएनए को सेल से निकालते थे, उसकी अलग अलग रैंडम फ्रेगमेंट्स बनाते थे, अलग अलग स्मॉलर साइज की। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्लोन करते थे एक सूटेबल होस्ट, मतलब उसकी कॉपी बनाते थे यूजिंग अ स्पेशलाइज्ड वेक्टर, और क्लोनिंग रिजल्ट इन अ एम्पलीफिकेशन ऑफ ईच ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, और फिर हर एक डीएनए फ्रेगमेंट को एम्पलीफाई करते थे सो दैट सब्सिक्वेंटली कुड बी सीक्वेंस विद द ईज। सो कॉमनली यूज्ड होस्ट, जो सबसे ज़्यादा कॉमन तरीके से यूज जो हुए थे होस्ट, वर बैक्टीरिया और ईज। सबसे ज़्यादा कॉमन कौन से थे, बैक्टीरिया और ईज। वेक्टर वर कौन कौन से थे, एक तो था बैक और एक था याक। बैक फॉर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, याक फॉर ईस्ट artificial chromosome. Next move to the another slide, just give me a 1 second. So let's see whatever the fragment, जो भी फ्रेगमेंट हम सीक्वेंस कर रहे थे, तो उस टाइम पे हम यूज कर रहे थे ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेवलप मेथड बाय फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है, सेंगर इज ऑल्सो क्रेडिट फॉर द डेवलपिंग मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन द प्रोटीन। तो सेंगर को इस बात का भी क्रेडिट मिला था कि उन्होंने अमाइनो एसिड की डिटरमाइन किया था इन अ प्रोटीन। ये जो सीक्वेंस है वर देन अरेंज्ड बेस्ड ऑन सम ओवरलैपिंग रीजन प्रेजेंट इन देम। दिस रिक्वायर्ड अ जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स फॉर द सीक्वेंसिंग। अलाइनमेंट ऑफ दीज सीक्वेंस वाज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, सो देयरफॉर एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम जो था वो डेवलप किया गया, and the sequence were subsequently annotated and they are assigned to each chromosome। हर एक क्रोमोसोम को असाइन किए गए, वो कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम। ये जो द सीक्वेंस था क्रोमोसोम 1 का, वो पूरा हुआ था 2006 में। ठीक है, दिस वाज द लास्ट ऑफ द 24th क्रोमोसोम एंड 22 जो होते हैं ऑटोसोम एंड XY टू बी द सीक्वेंस। अनदर चैलेंजिंग टास्क था। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंस थी वो पूरी कब हुई थी, 2006 में। वहीं अगर हम बात करें कि प्रोजेक्ट कब खत्म हुआ था, 2003 में। कब तक प्रोजेक्ट चला था, 13 साल तक चला था। नेक्स्ट अदर चैलेंजिंग टास्क वाज टू असाइनिंग द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप ऑन द जीनोम। दिस वाज जनरेटेड यूजिंग अ इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट एंड सम रिमिटिव डीएनए, जिसे हम माइक्रो सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, क्या होता है माइक्रो सैटेलाइट, पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट, और जहाँ पे डीएनए सीक्वेंस रिपीट हो रही है उसे हम माइक्रो सैटेलाइट कहते हैं। दैट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन अ रिपीटिव डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम के अंदर 316.4 बिलियन बेस पेयर है। एवरेज जीन, जो हर एक जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस, बट साइज वेरिंग ग्रेटली विद द लार्जेस्ट ह्यूमन जीनोम जो है वो किसका है, ड्रोसोफिटिन का है, दैट इज एट 2.5 मिलियन बेसिस। टोटल नंबर ऑफ जीन जो है वो कितने हैं, 30,000 है, मच लोअर देन एस्टिमेटेड, दैट इज 80,000 से 1,40,000 जीन। ऑलमोस्ट ऑल, जितने भी 99% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल द पीपल। चाहे मेरी बात करो या अपनी बात करो, अगर हम दोनों की भी बात करी जाए तो 99.9% जितने भी बेस पेयर हैं वो एग्जैक्ट सेम है। डिफरेंस कितने में है, 0.1 में। नेक्स्ट अगर हम बात करें द फंक्शन ऑफ अननोन फॉर ओवर 50% फॉर द डिस्कवर्ड जीन। लेस देन 2% से भी कम जीनोम ऐसे हैं जो कि प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। मतलब जीनोम का 2% से भी कम कौन कोड करता है, प्रोटीन के लिए। रिपीटेड सीक्वेंस मेक अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। Repeated sequence are the stretches of the DNA sequence that are repeated many times, sometimes 100 to 1000 times। मतलब जो DNA के स्ट्रेच पे रिपीटेड सीक्वेंस है वो इतने ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, कई बार 100 से 1000 गुना टाइम्स भी रिपीट हुए। दे आर थॉट टू, दे डोंट हैव अ डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन बट दे शेड अ लाइट ऑन अ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। मतलब उनका कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, बट ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर पे डायनामिक और इवोल्यूशन तरीके से एक लाइट
नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्रोमोसोम जो 1 है उसके पास टोटल जीन 2968 है, वेयर एज वाई क्रोमोसोम के पास सबसे कम है 231। 1 के पास कितने हैं? 2968। साइंटिस्ट हैज आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 बिलियन लोकेशन जहां पे सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस देखने को मिला है, जिसे हम SNP कहते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे आज प्रोनाउंस ऐसा किया जाता है स्निफ, जो कि कहाँ मिलते हैं? ह्यूमंस में। नेक्स्ट अगर हम बात करें एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस की, व्हाट आर द एप्लीकेशन एंड द फ्यूचर चैलेंजेस? सो डिराइविंग मीनिंगफुल नॉलेज फ्रॉम द डीएनए सीक्वेंस, जब हमने पूरी डीएनए सीक्वेंस की सारी नॉलेज देखी, रिसर्चेस थ्रू द कमिंग डेकेड्स लीडिंग टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम, एक इनॉर्मस टास्क हुआ, विल रिक्वायर द एक्सपर्टीज and creativity of 10 of the thousands of the scientists from various disciplines in both public and private sector worldwide. One of the most greatest impact of the having HG sequence is the readily new approach to the biological research. ठीक है, इसमें से ये कुछ भी पेपर में नहीं आने वाला। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दे कैन स्टडी ऑल द जीन इन अ जीनोम, फॉर एग्जाम्पल द ट्रांसक्रिप्ट इन अ पर्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गन और अ ट्यूमर, how 10 of the 1000 genes or protein work together in interconnected network to orchestrate the chemistry of life. Next we are going to discuss about what is DNA fingerprinting. What do you mean by DNA fingerprinting? इतना तो पता चल गया कि 19.9% जो बेस पेयर हैं वो सारे ह्यूमन के एक जैसे हैं। अगर ह्यूमन जीनोम है 3 × 10⁹ बेस पेयर, ठीक है। इफ दिस इज अ डिफरेंस इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए which make every individual unique is there in a phenotypic appearance. If one aim to find out the genetic difference between the two individual or among individual in a population, तो हमें सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है डीएनए की हर बार, ठीक है। मतलब आप और मैं पूरे 99.9% तो हमारे बेस पेयर जो हैं सेम है। कितना डिफरेंस है? 0.1, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस है, इसके लिए अगर हमें दो इंडिविजुअल के बीच में निकालना या पॉपुलेशन में निकालना, तो हमें हर बार डीएनए सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी, जो कि एक काफ़ी डॉन्टिंग और एक्सपेंसिव टास्क है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे सपोज करो 3 × 10⁶ बेस पेयर को डीएनए फिंगर 2 सेट बनाने हो तो कितनी बड़ा काम है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो क्विक वे है जहाँ पे हम डीएनए सीक्वेंस को फटाफट से दो इंडिविजुअल के बीच में कंपेयर कर सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है? आइडेंटिफाइंग द डिफरेंस इन अ स्पेसिफिक रीजन इन अ डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड रिपीटेड डीएनए, बिकॉज इन दिस सीक्वेंस स्मॉल स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स। कई बार क्या होता है, सेम स्ट्रेच ऑफ डीएनए बार बार रिपीट होता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमें क्या करना होता है, जो भी रिपीटिव डीएनए यूज हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना है आपस में कि उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ये जो रिपीटेड डीएनए होते हैं, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द बल्क जीनोम डीएनए। ये जो बल्क जीनोम डीएनए है उनसे बहुत अलग होते हैं, बिकॉज इनकी अलग डिफरेंट पीक होती है, और वो कब हमें देखने को मिल जाती है? ड्यूरिंग अ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में। जो बल्क डीएनए होता है वो मेजर पीक बनाएगा, बड़ी पीक बनाएगा, और जो छोटी पीक बना रहा है उसे हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द बेसिक कंपोजिशन ऑफ AT रिच एंड GT रिच, द लेंथ ऑफ अ सेगमेंट एंड द नंबर ऑफ रिपीटिव यूनिट एंड द सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू मैनी कैटेगरीज। इसी को हम माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट कहते हैं। ये जो सीक्वेंस होते हैं नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। ऐसे सीक्वेंस जो होते हैं वो कोई भी प्रोटीन नहीं बनाते हैं, बट दे फॉर्म अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। लेकिन ना प्रोटीन बना रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन ह्यूमन जीनोम का बड़ा हिस्सा जरूर है, ठीक है। जो अंडरलाइन कर रही हूँ, मेक श्योर वो आपका अंडरलाइन हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो सीक्वेंस है दे शो अ हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। सिंस डीएनए फ्रॉम ईच टिश्यू सच एज ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म फ्रॉम अ इंडिविजुअल शो अ सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। जो एक में देखने को मिल रहा है वही इन सब में देखने को मिलेगा, चाहे एक बाल का टुकड़ा हो, चाहे ब्लड हो, स्किन हो, बोन हो, सलाइवा या इवन स्पर्म हो। They became very useful in identification tool in forensic application. फॉरेंसिक एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। एज द पॉलीमॉर्फिज्म जो होते हैं वो इनहेरिटेबल होते हैं, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में चले जाते हैं, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिप्यूज,
ठीक है, कई बार ये हो जाता है कि ये कह दिया जाता है कि बच्चा हमारा नहीं है, उस केस में भी हम पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एज पॉलीमॉर्फिज्म इन अ डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ अ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, it is very essential that we have to understand what is DNA polymorphism। मतलब जब ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है डीएनए सीक्वेंस का इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ह्यूमन जीनोम की एक जेनेटिक मैपिंग कर रहा है, दूसरी तरफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म को हमें जानने का बहुत ज़रूरी है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? दैट इज़ अ वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, जो कि आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ ड्यू टू म्यूटेशन। आप डिफरेंट तरीके की म्यूटेशन जो है मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा। नई नई म्यूटेशन जो है अराइजेज होती है इन द इंडिविजुअल, चाहे वो सोमैटिक सेल्स में हो चाहे वो जर्म सेल्स में हो। अगर सोमैटिक सेल्स में है तो वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में नहीं जाएगी, अगर जर्म सेल में है तो वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में चली जाएगी। ठीक है, इफ अ जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इम्पेयर द इंडिविजुअल एबिलिटी टू हैव अ ऑफस्प्रिंग हु कैन ट्रांसमिट द म्यूटेशन, but it can transmit to the other member of a population through their sexual reproduction। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो DNA polymorphism if more than one variant at a locus occur in a human population with a frequency greater than 0.01, then in simple terms हम कह सकते हैं inheritable mutation is observed in a population at high frequency, जिसे हम DNA polymorphism कहेंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट अ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट इज अ टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दैट वाज डेवलप्ड बाय एलेक जेफ्रे। इन्होंने सैटेलाइट डीएनए यूज किया था एक प्रोब की तरह, जो कि हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा था। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडिम रिपीट्स कहते हैं, वेंटीआर। इसमें हम क्या करते हैं? साउदर्न ब्लॉटिंग करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग अ रेडियो एबल्ड वेंटीआर एज अ प्रूफ। मतलब हमें सदर्न ब्लॉटिंग करनी है और जहाँ पे हमें रेडियो एबल्ड वेंटीआर को यूज करना है एज अ प्रूफ। पहले डीएनए को निकाला, डीएनए को डाइजेस्ट कराया विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनाए और उन्हें सेपरेट किया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके बाद ब्लॉटिंग पे ट्रांसफर किया। ट्रांसफर करने के बाद जो भी सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स थे उन्हें ट्रांसफर किया टू द सिंथेटिक मेम्ब्रेन, सच एज कौन सी मेम्ब्रेन थी? नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन कराई यूजिंग अ लेबल्ड वेंटीआर, और जब हम ये करा देंगे उसके बाद हम हाइब्रिडाइज डीएनए फ्रेगमेंट्स को डिटेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी, एक्सरे वगैरह। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो वेंटीआर होते हैं दे आर बिलोंग टू द क्लास ऑफ, कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? सैटेलाइट डीएनए, इसीलिए हम इन्हें मिनी सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, स्मॉल डीएनए ऐसी डीएनए जिसकी सीक्वेंस जो है टेंडेमली इन कॉपिंग इन द नंबर। ये जो कॉपी नंबर होता है वो हर एक क्रोमोसोम से वेरी करता है दूसरे क्रोमोसोम में। सो जो नंबर ऑफ रिपीट होता है दैट शो अ हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। एज द साइज ऑफ वेंटीआर वेरीज, कितना वेरी करता है? 0.1 से 220 kb। कॉन्सिक्वेंटली आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन विद द वेंटीआर, जब वेंटीआर के साथ हाइब्रिडाइजेशन करा देते हैं, द ऑटो रेडियोग्राम्स गिव अ बैंड ऑफ डिफरेंट साइजिंग। द बैंड्स गिव अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न फॉर एन इंडिविजुअल डीएनए। इट डिफर फ्रॉम द इंडिविजुअल टू अ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मोनोजाइगेटिक ट्विंस। सिवाय आइडेंटिकल ट्विंस के अलावा ये हमें डिफरेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, द सेंसिटिविटी ऑफ दिस टेक्निक हैज बीन इंक्रीज बाय द यूज ऑफ पीसीआर, दैट इज योर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट डीएनए फ्रॉम अ सिंगल सेल इज इनफ टू परफॉर्म अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस। किसी सिंगल सेल से भी एक छोटा सा डीएनए निकाल लो, वो उतना काफी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराने के लिए। इन एडिशन एप्लीकेशन इन अ फॉरेंसिक साइंस इट हैज हैव अ मच वाइडर एप्लीकेशन। ठीक है, इसका एक डायग्राम था, सॉरी वो डायग्राम जो है मैं लेके नहीं आई। इन द नेक्स्ट क्लास, वट एवर द क्लास इट इज, whether it's a principle of inheritance and variation, I am going to discuss that diagram, जिसमें आपको ABC दिए हैं, आपको उसमें फ्रेगमेंट मैच करने हैं। ठीक है, जिससे ज़्यादा फ्रेगमेंट्स मैच हो रहे होंगे हम कह देंगे कि वो उससे आइडेंटिकल है। ठीक है, जैसे सपोज इस साइड हमने सस्पेक्ट लिए, ठीक है, हमें एक मिला, हमने एक
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दौरान हमें ये ऐसी स्टेज मिली, ठीक है। हमारे पास 2 सस्पेक्ट हैं, एक ए है एक बी है, ठीक है। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से किससे वो जो क्राइम है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो एक का मैंने बना दिया ऐसा, दूसरे का मैंने बना दिया क्या लग रहा है किससे ज्यादा सिमिलर है, दैट इज बी वाले से, तो बी वाला ही आपका क्राइम सस्पेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है बैंड को मैच करना होता है। इज इट क्लियर? सो दिस इज अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. Soon I am going to upload a one shot of molecular basis of inheritance in which I am going to read the NCERT for all of you and explain each word by word. So this is all about today. Thank you so much. See you in the next video. और कल जो है मैं बहुत अच्छी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगी. So stay tuned with our channel. See you in the next video.